हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है 2021 में, जिसमें उन्होंने कंसीडर किया सेक्शन 95 को इंडियन एविडेंस एक्ट के। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये लैंडमार्क जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे फैक्ट्स क्लियर करेंगे इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। इस केस का नाम हम सबसे पहले जान लेते हैं। इस केस का नाम है मंगला वमन करंदीकार वर्सेस प्रकाश दामोदर रानड़। इस चीज़ को याद कर लीजिए आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम चलते हैं, कई पार्टीज़ हैं इस केस में। सबसे पहली पार्टी जो निकल के आती है वो है ये वुमेन जो है एपिलेंट इस केस में। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मिलके एक बिजनेस सेटअप किया था जो कि ये स्टेशनरी के आइटम्स में डील करते थे। आप देख सकते हैं इस बिजनेस का इन्होंने नाम रखा था करंदीकार ब्रदर्स। और कुछ टाइम बाद इसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के कुछ टाइम बाद ये जो एपिलेंट के हस्बैंड है, इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है 1962 में। उसके बाद कुछ टाइम तक यहाँ पे एपिलेंट जो है वो तो संभाल लेती हैं किसी तरीके से ये बिजनेस, लेकिन उसके कुछ टाइम पास ऑन होने के बाद यहाँ पे जो एपिलेंट है वो अनेबल हो जाती हैं इस बिज़नेस को रन करने के लिए। इसी चीज़ के रिगार्डिंग वो जो रिस्पोंडेंट है, आप देख सकते हैं ये रिस्पोंडेंट है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी है इस केस में। इन्हें ये अपना बिजनेस हैंड ओवर कर देती हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू, एक एग्रीमेंट में एंटर करती हैं। बेसिकली ये एग्रीमेंट साइन होता है 7 फरवरी 1963 को। आप देख सकते हैं आगे अगर हम बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1963 में ये अपना बिजनेस हैंड ओवर कर देती हैं रिस्पोंडेंट को, लेकिन 1980s आते आते एपिलेंट को दोबारा लगता है कि हाँ मैं दोबारा से ये बिजनेस संभाल सकती हूँ, दोबारा से इस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। यहाँ पे इसी चीज़ के रिगार्डिंग ये एक नोटिस इशू करती हैं रिस्पोंडेंट को कि जो भी बिजनेस प्रेमिसेस हैं एपिलेंट के वो ये रिस्पोंडेंट यहाँ पे कर दें खाली। इसी चीज़ के रिगार्डिंग ये नोटिस इशू करती हैं। आप देख सकते हैं 20 दिसंबर 1980 को ये नोटिस इशू करती हैं और ये एक टाइम पीरियड देती हैं जितने टाइम पीरियड तक ये जो रिस्पोंडेंट है ये उनके बिजनेस प्रेमिसेस खाली कर दें। आप देख सकते हैं ये टाइम पीरियड है 31 जनवरी 1981 का। आगे अगर हम बढ़ते हैं, इन सब जो इश्यूज़ थे इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपिलेंट पहले कहती हैं कि रिस्पोंडेंट से कि आप मेरे बिजनेस प्रेमिसेस खाली कर दीजिए, लेकिन रिस्पोंडेंट का इसके अगेंस्ट एक आंसर आता है जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं रिस्पोंडेंट यहाँ पे ये कहता है कि एपिलेंट ने मुझे हैंड ओवर नहीं किया था बिजनेस, बल्कि उन्होंने ये बिजनेस मुझे दिया था रेंट पे, लीज एग्रीमेंट पे, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, और इस चीज़ में कोई दोहराई भी नहीं है। इस चीज़ को सुन के जो एपिलेंट है वो काफ़ी नाराज़ होती हैं और वो यहाँ पे फाइल कर देती हैं एक सिविल सूट 1981 में। ये सिविल सूट फाइल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कि सिचुएटेड है पुणे में। आगे अगर हम चलते हैं, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस फाइल होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो फेवर में केस सुनाता है एपिलेंट के। इसी चीज़ को लेके जो रिस्पोंडेंट है वो हायर जुडिशरी में इस केस को ले जाते हैं, अपील करते हैं। हाई कोर्ट बेसिकली फेवर में केस सुनाता है रिस्पोंडेंट के, जिसमें हाई कोर्ट कंसीडर करता है सेक्शन 95 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को। इसी चीज़ के रिगार्डिंग जो एपिलेंट है, जब यहाँ पे वो अपना केस हार जाती हैं हाई कोर्ट में, तो फिर वो अपील करती हैं अपना केस इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑब्जर्व यहाँ पे मैंने ज़रूर लिखा है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेंस है ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं है। फाइनल जजमेंट आपको आगे की स्लाइड्स में मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते टाइम ये पूरी तरीके से क्लियर था कि यहाँ पे जो बिजनेस है वो ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि किया है एपिलेंट ने रिस्पोंडेंट को कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के बेसिस पे। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ही जो बिजनेस है उसका ट्रांसफ़र किया गया था, जो कि किया था एपिलेंट ने रिस्पोंडेंट को। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये चीज़ भी कहते हैं कि इस एग्रीमेंट का मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि ये एग्रीमेंट है एक लीज और रेंट एग्रीमेंट। और इसी चीज़ के अगेंस्ट जो रिस्पोंडेंट है वो भी अपनी एक स्टेटमेंट रखते हैं, वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि इंटरप्रिटेशन तो होना चाहिए इस डॉक्यूमेंट का, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसे एक्सट्रिंसिक एविडेंस को भी यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए, एक्सट्रिंसिक एविडेंस को भी यहाँ पे इंटरप्रेट करना चाहिए। एक्सट्रिंसिक एविडेंस में आपको बता दूं कुछ ऐसे एक्सटर्नल एविडेंस होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, किसी एग्रीमेंट को लेके। आगे अगर हम चलते हैं, रिस्पोंडेंट बेसिकली ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि अगर एक्सट्रिंसिक एविडेंस को यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, और ये जो लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है ये गवर्नड होगा बाय बॉम्बे रेंट एक्ट। ये चीज़ काफ़ी देखने वाली है। रिस्पोंडेंट यहाँ पे एक तरह का सपोर्ट भी लेते हैं सेक्शन 95 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को कंसिडर करते हुए। वो बेसिकली यहाँ पे ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो इंटरप्रेट हो रहे हैं उसमें यहाँ पे हमें एक्सट्रिंसिक एविडेंस को भी इंटरप्रेट करना चाहिए, एक्सट्रिंसिक एविडेंस को भी यहाँ पे हमें यूटिलाइज करना चाहिए, जो कि इस केस में हो सकती है रेंट रिसिप्ट्स, रेंट से जुड़े हुए पेपर वर्क्स एक्सेट्रा। आगे अगर हम बढ़ते हैं
सो सेक्शन 95 इंडियन एविडेंस एक्ट का है क्या, जिसके बारे में इतनी बातें हो रही है। आप देख सकते हैं व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ। बेसिकली जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई लैंग्वेज है जो कि प्लेन इन इटसेल्फ है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के चलते वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं अनमीनिंग है। आप देख सकते हैं उस लैंग्वेज का मीनिंग नहीं निकलता अगर हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग फैक्ट्स की। सो इस सिचुएशन में जो एविडेंस है वो दिए जा सकते हैं, वो दिखाए जा सकते हैं, जो कि यूज़ हो सकते हैं इन अ पेक्यूलर सेंस। सो यहाँ पे जो एविडेंस दिखाए जाएंगे वो यूज़ हो सकते हैं उस सेंस में जिस सेंस को यहाँ पे अचीव करने की बात की जा रही है इन दैट डॉक्यूमेंट, इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए सेल्स टू बी, बेसिकली ए ने अपना घर सेल किया है बी को एक डीड के थ्रू। सो आप देख सकते हैं ए का ये जो घर है वो सिचुएटेड है कैलकाटा में। सो हमें आगे देखने को मिलता है कि रियलिटी में ए का कोई घर ही नहीं है जो कि सिचुएटेड है कैलकाटा में, लेकिन ये देखने को मिलता है कि ए का घर सिचुएटेड है, ए का घर यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है जो कि सिचुएटेड है हावड़ा में। आप देख सकते हैं जब ये डीड यहाँ पे एक्सिक्यूट होगी तो बी को पोजेशन मिल जाएगा ए के घर का। सो यहाँ पे फैक्ट्स निकल के ये आते हैं, जो फैक्ट्स यहाँ पे प्रूव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं शो करते हैं ये जो डीड है जो कि ऑपरेशन में है वो रिलेट करेगी, वो एसोसिएट करेगी जो हावड़ा में घर है उससे। सो आगे अगर हम बढ़ते हैं, सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपनी जजमेंट सुनाई थी। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये स्पेसिफाई करते हैं कि एक्सटेंसिक एविडेंस का यूज़ यहाँ पे तभी होगा जब किसी डॉक्यूमेंट में डाउट अकर होगा या क्वेश्चन अकर होगा। आप देख सकते हैं इसी चीज़ के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट एक और स्टेटमेंट देते हैं वो जिसमें कहते हैं कि डॉक्यूमेंट जब स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा यहाँ पे और डॉक्यूमेंट में कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी तब ये प्रोविज़न जो कि है सेक्शन 95 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।